नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन 50 सालों की जिन्होंने हिंदुस्तान की शक्लो सूरत ही हमेशा के लिए बदल दी। ये वो दौर था जब ब्रिटिश शासन ने भारत को एक बिल्कुल नया आकार दिया। सोचिए, 19वीं सदी में पूरे के पूरे भारत को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसके समाज को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए पूरी तरह से बदल दिया गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये था एक पूरा कायापलट। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े, इतने जबरदस्त बदलाव के पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन सी ताकत थी जो भारत को इस रास्ते पर खींच ले गई? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और भारत के कनेक्शन को। फिर भारत कैसे एक बाजार और कच्चे माल का सोर्स बन गया। इसके बाद हम कंट्रोल के नए तरीकों को समझेंगे, समाज पर इसका क्या असर हुआ, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल कि इस दौर की विरासत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी दिलचस्प बात यह है कि भारत से नहीं बल्कि हजारों मील दूर ब्रिटेन से शुरू होती है। देखिए, ब्रिटेन में चल रही थी औद्योगिक क्रांति। इससे क्या हुआ? फैक्ट्री मालिकों और पैसे वालों का एक नया, बहुत ताकतवर ग्रुप तैयार हो गया। अब इनकी फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं, माल का ढेर लगा रही थीं। लेकिन उन्हें दो चीजों की जबरदस्त जरूरत आन पड़ी थी। एक, इस सारे माल को बेचने के लिए नए बाजार, और दूसरा, इन फैक्ट्रियों को चलाते रहने के लिए बहुत सारा सस्ता कच्चा माल। और उनकी ये तलाश आकर रुकी भारत पर। इसी नए ताकतवर ग्रुप ने ब्रिटिश सरकार पर जोर डाला कि वो भारत को लेकर अपनी नीतियां बदलें। और ये बदलाव आया 1813 के चार्टर एक्ट के तौर पर। ये एक गेम चेंजर था। असल में ये एक ब्रिटिश कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यानी एकाधिकार को खत्म कर दिया। अब तक सिर्फ कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी अपना सामान भारत में आकर बेच सकता था। हम कह सकते हैं कि भारत के बाजार के दरवाजे ब्रिटिश सामान के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए। तो इसका असर क्या हुआ? भारत का जो इकोनॉमिक रोल था ना, वो 180 डिग्री घूम गया। सोचिए, 1813 से पहले भारत दुनिया को अपना बेहतरीन तैयार माल जैसे कि कपड़े बेचता था, एक एक्सपोर्टर था। और इस एक्ट के बाद वो ब्रिटेन की मशीनों से बना सामान खरीदने वाला इंपोर्टर बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल जैसे कपास, नील और जूट भेजने वाला एक सप्लायर बन गया। और एक बात साफ कर दें, ये कोई नेचुरल मार्केट शिफ्ट नहीं था, इसे बाकायदा जबरदस्ती लागू किया गया। कैसे? भारतीय सामान पर ब्रिटेन में इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए कि कोई उन्हें खरीद ही ना सके। हालत ये थी कि कुछ भारतीय चीजों पर तो 400%, जी हां, 400% तक का टैक्स था। मतलब चीज की कीमत से 4 गुना ज्यादा तो सिर्फ टैक्स। तो ठीक है, ब्रिटेन के पास भारत के लिए एक नया इकोनॉमिक प्लान तो था, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश में इस प्लान को जमीन पर उतारा कैसे जाए। इसके लिए उन्होंने एक तरह का टूल बॉक्स तैयार किया। इसमें 3 बड़े औजार थे। पहला, मिलिट्री यानी सीधी सीधी जंग और कब्जा। दूसरा, जमीन से पैसा वसूलने के नए सिस्टम। और तीसरा, जिसे वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कहते थे, उसे बनाना। और कब्जे की रफ्तार तो देखिए, मतलब गजब की तेजी थी। 1818 में मराठा इलाके गए, 1849 में पंजाब पर कब्जा हो गया, और 1856 आते आते अवध को भी ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, एक के बाद एक। इस काम के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक बहुत ही चालाक पॉलिसी का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी क्या थी? सीधी सी बात, अगर अंग्रेजों के असर वाली किसी रियासत के राजा की मौत हो जाती और उसका कोई बेटा नहीं होता, तो वो रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाती थी। बस अब जमीन से ज्यादा पैसा, वो भी कैश में, निकालने के लिए भी नए सिस्टम लाए गए, जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें टैक्स सीधे किसान यानी रैयत से लिया जाता था। और दूसरा था महालवाड़ी सिस्टम, जहां पूरे गांव यानी महाल की जिम्मेदारी होती थी टैक्स देने की। इन दोनों ही सिस्टम्स ने गांव के जो पुराने सामाजिक ताने बाने थे, उन्हें तोड़कर रख दिया। तो अब तक हमने देखा कि इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन में कितने बड़े बदलाव हुए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब का भारत के आम लोगों पर बहुत ही गहरा और ज्यादातर मामलों में बहुत ही बुरा असर पड़ा। सोचिए, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से आने वाले सस्ते माल की एक बाढ़ सी आ गई,
और इस बाढ़ ने भारत के उन उद्योगों को जो पूरी दुनिया में मशहूर थे, जैसे हमारा कपड़ा उद्योग, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। रातों रात लाखों हुनरमंद कारीगर सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए। और किसानों के लिए तो एक ऐसा विशेष साइकिल, एक ऐसा दुष्चक्र बना जिसने लाखों लोगों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। देखिए ये कैसे काम करता था। सबसे पहले अंग्रेज बहुत ज्यादा लगान मांगते थे, वो भी कैश में। अब इस कैश के लिए किसान खाने पीने की फसलों की जगह वो फसलें उगाने लगे जिन्हें बेचकर पैसा मिले। फिर भी पैसा कम पड़ता तो उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता, और जब वो ये कर्ज नहीं चुका पाते तो नतीजा उनकी जमीन उनके हाथ से चली जाती थी। और इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल नतीजा क्या निकला? लाखों लोग जो कभी जमीन के मालिक हुआ करते थे, जो कभी हुनरमंद कारीगर थे, वो सब कुछ खोकर अब दूसरों के खेतों पर मजदूरी करने को मजबूर हो गए। वो बन गए भूमिहीन खेतीहर मजदूर। अब हम इस दौर के आखिरी हिस्से में आते हैं। उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिन्हें अक्सर मॉडर्नाइजिंग रिफॉर्म्स यानी आधुनिकीकरण वाले सुधार कहा जाता है। क्या थे ये प्रोजेक्ट्स? इनमें शामिल थीं रेलवे लाइनें, टेलीग्राफ सिस्टम, एक नया पोस्टल सर्विस और नई नई नहरें और सड़कें। और इसमें कोई शक नहीं कि इन चीज़ों ने ही आगे चल के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सारे सुधार सच में भारत को मॉडर्न बनाने के लिए थे, या फिर भारत पर अपनी औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल पकड़ को और मजबूत करने के लिए थे? जरा सोचिए, रेलवे लाइनें क्यों बिछाई गई? ताकि बंदरगाहों तक कच्चा माल जल्दी पहुंचे और देश के कोने कोने में फौज को तेजी से भेजा जा सके। तो फिर इस दौर की विरासत क्या है? क्या ये तरक्की थी या फिर शोषण? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं।